आज हम बात कर रहे हैं वक्फ संशोधन बिल की, जिस पर मोदी सरकार ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है और इस बात की पड़ताल हम कर रहे हैं कि इस बिल की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्यों इस बिल के पक्ष और विपक्ष में तलवारें खींची हुई है। बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक रिपोर्ट छोटी सी है, वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं, देख लीजिए। मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पर एक कदम और आगे बढ़ाया तो संसद से सड़क तक संग्राम छिड़ गया। संसद में विपक्ष ने बिल का जोरदार विरोध किया तो सड़क पर बिल के पक्ष और विपक्ष में लोग लामबंद होने लगे। सवाल यह है कि वक्फ कानून में संशोधन पर घमासान क्यों छिड़ा हुआ है और क्या पहली बार वक्फ कानून में बदलाव हो रहा है। इतिहास में झांकें तो 1954 में वक्फ बोर्ड बनने के बाद से वक्फ कानून में कई बार बदलाव किए गए और लगातार इसकी शक्तियां बढ़ाई जाती रहीं। इसी कारण आज संपत्ति के मामले में वक्फ बोर्ड रेलवे और सेना के बाद तीसरे नंबर पर आता है। वक्फ बोर्ड आज देश भर में करीब 8,72,000 संपत्तियों को नियंत्रित करता है। ये संपत्तियां करीब 9,40,000 एकड़ जमीन पर फैली हुई हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 1,20,000 करोड़ रुपए है। सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड इस संपत्ति का करता क्या है। अपनी कमाई को परोपकार में लगाता है तो उसका असर नजर क्यों नहीं आता। इसीलिए लोकसभा में किरेन रिजिजू ने सवाल किया कि वक्फ बोर्ड के पास लाखों एकड़ जमीन और लाखों करोड़ की संपत्ति है तो देश का मुसलमान आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। सिर्फ हमारा देश में ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। तो फिर ये क्यों है 60 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना करीब क्यों है? जब दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारे देश में है तो हमारे गरीब मुसलमानों का पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए क्यों काम नहीं हुआ आज तक, बताइए। ये दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ प्रॉपर्टी अगर हिंदुस्तान में है तो उस प्रॉपर्टी से गरीबों का उत्थान के लिए, लोगों का भला के लिए। आंकड़ों को देखें तो इस वक्त देश के अलग अलग प्रदेशों में 32 वक्फ बोर्ड हैं जो वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, देखरेख और मैनेजमेंट करते हैं। साल 2009 में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी करीब 4 लाख एकड़ थी, जो अब दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी है। सरकार का दावा है कि वक्फ कानून में संशोधन के बाद गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। वक्फ के नाम पर किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं किया जा सकेगा। वक्फ बोर्डों में महिलाओं के ना होने पर भी सवाल उठते रहे हैं। इसके अलावा कई मुस्लिम देशों में भी वक्फ बोर्ड ना होने के कारण देश में वक्फ बोर्ड की अस्तित्व पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। सवाल यह है कि वक्फ के पास जो जमीन है वो उसे दान में मिली है या कब्जाई गई है। वक्फ बोर्ड को महिलाओं से क्यों परहेज है? वक्फ को गरीब मुसलमानों से क्या आपत्ति है? वक्फ जैसा बाकी धर्मों का बोर्ड क्यों नहीं है? वक्फ बोर्ड देश के संविधान और कानून से ऊपर क्यों है? भारत के बाहर कहीं वक्फ बोर्ड क्यों नहीं है? वक्फ को मुस्लिमों का रहनुमा कहा जाता है, फिर भी देश में मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। सच्चर कमेटी के अनुसार देश में मुस्लिमों की हालत अनुसूचित जातियों से भी ज्यादा बदतर है। आज दुनिया में वक्फ की सबसे ज्यादा संपत्ति भारत में है, फिर भी इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसी कारण सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन का फैसला किया है ताकि वक्फ संपत्ति विवाद सुलझाने में अब राज्य सरकारों को पहले से ज्यादा शक्तियां हासिल हो सकें और वक्फ के नाम मनमानी पर रोक लगाई जा सके। अब इसी पर विपक्ष सवाल उठा रहा है और मुसलमानों का एक तबका सड़कों पर उतर आया है। रिपोर्ट आपने देख ली, वापस अपने मेहमानों के पास चलूंगा। बहुत अच्छा खासा पैनल हमारे पास है, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हमारे साथ हैं। नाजिम साहब, मैं प्रश्न ब्रेक से पहले पूछ रहा था, हमारे देश में मुस्लिम आबादी इतनी है कि अब उसे अल्पसंख्यक की कैटेगरी में अभी भी रख रहे हैं, तो खैर ठीक है, वो बोल लीजिए जो बोलना है, मैं उस कैटेगरी के साथ मैं कोई प्रश्न उठाता। लेकिन बात चूंकि वक्फ की हो रही है, जो मुस्लिम कई ऐसी कंट्रीज है वहाँ वक्फ की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारे देश में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? और अगर बात संविधान की है तो फिर वक्फ के काम में सरकारी जो हमारा कानून व्यवस्था है वो इंटरफेयर क्यों नहीं कर पाया? क्या इसमें आप संशोधन नहीं महसूस करते हैं?
हाँ देखिए, अब मेरे भारत की बात हो रही है। हाजी नाजिम को बड़ा फख्र महसूस हुआ कि अब और विदेशों की बात ना होकर सिर्फ भारत की बात हो रही है। अब भारत के अंदर भारत के मुसलमानों की बात हो रही है और भारत के वक्फ बोर्ड की बात हो रही है। देखिए, हमारे बाप दादा की मिल्कियत है और इस हमारे बाप दादा की मिल्कियत ने ये जो ज़मीनें दी थी अल्लाह के लिए दान कर इसलिए करी थी ताकि हमारे अपना जो समाज है वो आगे बढ़े, और हमारे जो अपने खानगाह हैं, इबादत गाह हैं, हमारे अपने कब्रिस्तान हैं, ये सब वक्फ बोर्ड के हैं। लेकिन जिस तरीके का मामला हम लोगों के साथ आज चल रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के जो ज़मीन है उन पे नज़र रखे हुए हैं। लेकिन अगर रोहित जी मैं कहूँ कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन कभी यहाँ पर आश्रम के पास कितनी ज़मीन है उसकी भी चर्चाएं होती, मठ के पास कितनी ज़मीन है उसकी भी चर्चाएं होती। लेकिन यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड की ज़मीन की बात हो रही है, जो हमारे अपने बाप दादा की मिल्कियत है उसकी बात हो रही है। लेकिन जब बात आती है, ये कहते हैं कि देखिए भारत के मुसलमानों को जिस तरीके से कहते हैं कि सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक का साधनों पर अधिकार है, हम लोगों को ऐसा भी कहते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि हम लोगों के लिए जब एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बनाई गई थी उसमें कहा था कि भारत के मुसलमानों के हालात दलित से बदतर है, तो आज हमारे अपने जो 11 साल लगभग सरकार को हो रही है, तो 11 साल में हमारी जो भारत की सरकार है उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया, और अब तक कहां थी वो सरकार जो अब 11वें साल में लाकर वक्फ बोर्ड के संशोधन के नाम पर जिस तरीके की बात कर रही है कि ये तो मुसलमानों को फायदे की बात है। अच्छा, एक बात बताइए ना, सुनिए ना, अब आप सरकारों पे जा रहे हैं नाजिम साहब, चूंकि अब भारत की हो रही है ना, तो भारत की बात हो रही है तो भारत की पृष्ठभूमि से जुड़ा पहलू होगा। अब आपने शुरुआत भारत से की थी ना, तो भारत से मैं पूछता हूँ, अब महिलाओं से इतना मतभेद क्यों रखते हैं? नहीं रखते। महिलाओं से मतभेद क्यों रखते हैं? नहीं रखते। क्यों महिलाओं को नीचे देखने की कोशिश कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं शामिल किया? महिलाओं का अधिकार क्यों नहीं दिया? है ना, महिला तो फिर इसमें आपत्ति क्यों जता रहे हैं? आपत्ति क्यों जता रहे हैं? अगर इस बिल में तो यही कहा गया ना, इसमें यही पॉइंट्स तो कहे गए ना कि महिलाओं को शामिल किया जाएगा। यास्मीन फारूकी भी कोई पॉइंट रखना चाहती है। यास्मीन जी, अनवारा तैमूर रही हैं, यही तो गुमराह है। अरे वो गलत बात है, ये प्रोपेगेंडा गलत है। आप राजस्थान आइए, 3 महिलाएं वक्फ बोर्ड में हैं और मैं कहें तो उनके ना एक शिया हैं, 2 सुन्नी हैं। ये बिल्कुल धारणा गलत है कि पहले मुस्लिम महिलाएं तो वक्फ करती हैं ज़मीनें, मुस्लिम महिलाओं को क्यों पीछे किया जाएगा? मेरी बात अधूरी रह गई थी। मैं वही बात आप जो उन्होंने अभी कहा कि वक्फ की ज़मीनों का मिसयूज होता है, मैं उस चीज़ के लिए बिल्कुल मना नहीं करूंगी, 100% श्योर है। कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, क्योंकि जिसकी गवर्नमेंट होती है उसका पैनल होता है, उसका वक्फ का जो चेयरमैन होता है वक्फ बोर्ड का वो होता है। जितनी भी गवर्नमेंट आती है, जिसकी भी गवर्नमेंट रहेगी उसका चेयरमैन होगा और वो स्याह सफेद का मालिक होगा, तो पूरा पैनल उसका होता है। तो ये तो गवर्नमेंट चला रही है। दूसरी बात, आप जो वक्फ बोर्ड और वक्फ को अलग अलग इसलिए कर दीजिए कि बोर्ड बनाया हुआ है गवर्नमेंट का, कि वो एक सरकार, आपने उर्दू एकेडमी क्यों बना रखी है, हिंदी एकेडमी क्यों बना रखी है, सिंधी एकेडमी क्यों बना रखी है, सारे और बोर्ड क्यों बना रखे हैं, समाज कल्याण बोर्ड क्यों बना रखा है? फिर तो सारे बोर्ड की बात कर लीजिए, अगर बोर्ड पे ही नाम पे ऐतराज है तो। एक सिर्फ फंक्शन करने के लिए, एक मैनेजमेंट करने के लिए वहाँ पे कुछ क्लर्क और वो बैठे हैं। लेकिन यहाँ तो जो मौलाना साहब हैं उन्होंने तो आपत्ति यही जताई नहीं कि यहाँ फंक्शनिंग ही प्रॉपर नहीं हो रही है। अच्छा यास्मीन जी, आप दूसरा पक्ष भी ले लेते हैं। रिजवी साहब, सबसे लास्ट में आ रहा हूँ, आपके माफ़ी चाहूँगा क्योंकि सबको सुनना ज़रूरी था। अब अपने तमाम पहलू भी सुन लिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को शामिल किया, सरकार ने प्रोपेगेंडा बता के जो है एक पॉइंट डाला है कि अब महिलाओं को डालेंगे। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया, और मैं एक चीज़ यहाँ पे अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ। ये और मैं अकराम बैठे हुए हैं, इनकी मैं इज़्ज़त करता हूँ, मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, उसको प्लीज़ ठीक है। मैं सबसे पहले आता हूँ, एक हदीस है जनाब अबू हुरैरा की, और वो एक कुरान मजीद के सूरे के ऊपर बेस्ड है जिसमें चैरिटी के लिए कहा गया है, जिसको कहते हैं सदका जारिया, लगातार यानी बिना रुके हुए सदका करना, चैरिटी करना गरीब के लिए जो ज़रूरतमंद है। इसका सिलसिला शुरू हुआ था, मैं गलत हूँ तो भाई उज़र को सब टोकिएगा। ये सिलसिला शुरू हुआ उस ज़माने में जब मक्का के हरम की बुनियाद पड़ रही थी। और मैं थोड़ा सा लूँगा, आपके 60 सेकेंड एक्चुअली समझ में आ जाएगा। बुनियाद पड़ रही थी तो उस वक्त हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल जो उसको थे बना रहे थे, तो पास की पहाड़ियों से, क्योंकि रॉकी एरिया है ये मक्के का आसपास का तैफ का इलाका, वहाँ से पत्थर लाए जा रहे थे। तो जिन्होंने पत्थर अपनी ज़मीनों के दिए थे उन्होंने चैरिटी करी थी उस इमारत को बनाने के लिए। और इसके अंदर सूरह बकरा के अंदर ही है, सूरह बकरा के अंदर ही ये सूरा है
आयत है इसके 127 और उसके अंदर आप देखिए जाकर के सूरह बकरा के अंदर जिक्र है, लेकिन वक्फ का जिक्र कहीं पर भी नहीं हो रहा है। ये बाद में बनाया गया है, आसान करने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसलिए नहीं बनाया गया है कि वक्फ की ज़मीन, क्योंकि चैरिटी जो है वो इस्लाम के अंदर करना एक कहते हैं फ़र्ज़ है इंसानियत का, मैं लगा रहा हूँ वहाँ पे, और वो चैरिटी हराम के पैसे से नहीं हो सकती है। वो चैरिटी जो हो सकती है किसी को दिया जा सकता है, वो हराम का पैसा नहीं हो सकता है। लेकिन लोगों ने मिलजुल करके, इन्हीं ट्रस्ट वालों ने आपको विजय मल्ल्या को शराब की फैक्ट्री के लिए दे दिया। तो वो जो पैसा इकट्ठा हुआ तो हराम, गलत हो तो मुझे टोकें। सही है, बिल्कुल सही है। इन लोगों ने बेचना शुरू किया। मत जोड़िए उसको, सुनिए आप, सुनिए, बिल्कुल जोड़ूंगा कर्नल साहब, नहीं बिल्कुल जोड़ूंगा, इसलिए जोड़ूंगा कि ये औकाफ के नाम के ऊपर जो फ्रॉड फैला हुआ है, आप हजरत उमर से बेचा जा रहा है, ये बेचा जा रहा है, ये बेचा जा रहा है। आपके बारे में नहीं बोला, मुझे बोलने दिए। ये जो बेचा जा रहा है बोलेंगे हमारे मतलब के बारे में बोलना पड़ेगा, ये पर्सनल है, पड़ेगा हमें। ये अपनी कमेटियां कर रही हैं। ये प्रश्न तो मौलाना साहब ने भी उठाया कि वो बेचा जा रहा है, 8,000 बेनामी की। सही कानून है, बेचा जा रहा है। 2 मिनट दीजिए, आप देखिए उठा करके, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा वक्फ बोर्ड देख लीजिए, सबसे बड़ा हमारे नहीं है सुन्नी मजलिस। किस गरीब का उन्होंने फायदा किया? क्या हुआ है? कहीं चैरिटी नहीं है। 1,11,000 वक्फ में से 5,000 का हमारे यहाँ नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। हमारा सुन्नी मजलिस और किया जा रहा है, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी किया। हमारे यहाँ कह रहे हैं आपके ऊपर, कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अलीमुद्दीन साहब, मौलाना साहब कह रहे हैं 1,21,000 वक्फ रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से सिर्फ 10,000 तकरीबन शिया हैं, बाकी अहले सुन्नत के हैं। जी हाँ। अहले सुन्नत में 5,000 का टैक्स जमा नहीं हो रहा है, 1,05,000 का तो टैक्स भी जमा नहीं हो रहा, जिसमें 90,000 फाइलें इन्होंने रिकवरी नहीं आ रही ना हमारी। लखनऊ में बिल्डर अलीमुद्दीन जी क्या हो गया, मतलब नहीं आ रही ना हमारे पास, क्यों नहीं आ रही सर? रिकवरी आ जाए ना, क्यों नहीं आ रही? मैं नहीं दे रहे ना हुकूमत काबिज जगहों पर। आपके पास तो सिस्टम है सर, सिस्टम होता तो हम क्यों चिल्लाते आपसे? देखिए, मेरी छोटी सी बात है, इनकी बात पहले, इनकी बात खत्म हो जाएगी। अजय जी आ जाएगा, एक बार इनकी बात तो खत्म हो जाएगी। छोटी सी बात है, कुरान मजीद में इजाजत दी गई है गरीब गुरबा की मदद करने के लिए, चैरिटी के लिए। आप बड़ी बड़ी जमीनें बेच रहे हैं, बिल्डर को चैरिटी कहाँ है? गरीब को फायदा कब हो रहा है? मुसलमानों को कोई फायदा नहीं हो रहा, गरीबों को किसी को फायदा नहीं हो रहा। हमको बताइए, मैं अपना जाति बता रहा हूँ, लखनऊ के अंदर की, लखनऊ के अंदर मैंने अपनी आँख से देखा है। मैंने मेरे ही मिलने वाले ने जाकर के कहा कि मुझे रहने के लिए जगह दे दी, छोटा सा कमरा बना लेंगे, कहने 50,000 दे सकते हैं। इसी तरह सुन्नी वक्फ बोर्ड कर सकते हैं, शिया वक्फ बोर्ड बेच रहे हैं, यानी बिल की जरूरत है। अजय जी बोलिए। मैं मौलाना साहब, वक्फ जो वक्फ एक्ट 1954 सेक्शन 32, सेक्शन 32 में क्या होता है, कोई भी चीज जो वक्फ है उसके लिए एक इंतजामिया बोर्ड बनता है, ठीक है? गलत तो नहीं कह रहा साहब? उसमें मुतवल्ली अपॉइंट होता है, उस जगह का जितना भी खर्चा हो रहा है और जितनी उससे आमदनी होती है वो सब वो इंतजामिया बोर्ड रखता है, जो वक्फ बोर्ड का ये एक हिस्सा है, और वक्फ बोर्ड का रिपोर्ट देता है। तो ये नहीं कि कलेक्शन नहीं हो रही है, पैसा आ रहा है, लेकिन उसका मिसयूज कैसे हो रहा है, वो जिन्होंने कहा कैप्टन रिजवी साहब ने, जब यहाँ पर दिल्ली में सुन तो 10 लाख रुपए किराया, मैं भी बता रहा हूँ, अब मैं बता तो रहा हूँ सर, आप सुन 10 सेकंड तो सुन लीजिए। दिल्ली में शालीमार बाग के अंदर एक वक्फ प्रॉपर्टी है, आप पता है वहां पर वो वक्त प्रॉपर्टी थी शुरू में 40 गज, जो एक्सपेंड होकर 400 गज होगा, मैं जा ही नहीं रहा इंक्रोचमेंट पे। आज वहां पे एक एक जो दुकान है वक्त की 20-20 लाख की बिकी हुई है, नहीं तो भेजो कैमरामैन में दिखाता हूँ, गलत कह रहा हूँ कैप्टन साहब बताइए। वक्त की प्रॉपर्टी को 20-30 लाख रुपए में दुकान बेच रहा है भाई, बेचा जा रहा है। बेचने का अधिकार किसको है? आप लोग बेच रहे हैं, वहाँ बेचने का अधिकार किसको है? वहाँ के इंतजामिया नाजिम साहब कौन बेच रहा है? ये अलीमुद्दीन साहब यही पूछ रहे हैं, कौन बेच रहा है? अभी तो आप कह रहे हैं वक्फ बोर्ड वाले बेच रहे हैं, वाले बेच रहे हैं, और वहां पर जमीनें बेची जा रही हैं, आपको चाहिए ना, क्योंकि देखिए मैं तो कह रहा हूं कैमरामैन भेजो। बोर्ड किसके अधीन आ रहा भाई? नियुक्ति कौन करता है? चेयरमैन इसी करप्शन जब राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन आ रहे हैं, महाराज की जमीन आपने गरीबों की और गुर्बतों की उदाहरण दे देता हूं। बोलिए एक सेकंड, अब अजय जी साहब सिक्के और भी लोग हैं सर, जल्दी कंक्लूड कीजिए। रोहित बस 10 सेकंड से बोलिए उसके बाद नहीं बोलूंगा। दूसरी बात यह, सर ने बिल्कुल बहुत पढ़ी लिखी और एक्यूरेट बात कही कि कौन सी चीज वक्फ हो सकती है।
आपने जो अपने हलाल के पैसे से जमीन खरीदी है, आपने अपनी नेक नियत से जो जमीन खरीदी है, वो जमीन ही वक्फ हो सकती है। कब्जा करी हुई जमीन, लूटी हुई जमीन, तलवार के आज तो किरण रिजिजू साहब ने एक बात कह दी, आपने सुना वो अगर वक्त बिल ना बने तो संसद को क्लेम कर देंगे, संसद की इमारत को क्लेम कर देंगे। अलीमुद्दीन साहब, आखिर ये बात, एक सेकंड, अजय साहब हो गया, अजय गौतम जी हो गए। आखिर ये बात किरण रिजिजू साहब को क्यों कहनी पड़ी कि भाई अगर वक्त बिल नहीं बनता तो फिर ये संसद को क्लेम कर देते? ना, संसद का तो आज भी मैं कहकर आ रहा हूँ सुबह, संसद के पास जो जगह है वो आज भी कब्र है हमारी। आज प्रेसिडेंट हाउस के पास जो हमारी जगह है वो आज भी वक्फी कौन है? वक्फी कौन है? वक्फी है ना, कौन है? नाम बताओ। 700 साल पहले नाम बताओ वक्फी दिखाएंगे, नाम बताओ वक्फी का। बिना वक्फी के वक्फ हो गई, बिना वक्फी के वक्फ हो गई, बिना वक्फी के वक्फ हो गई क्या? पूरा कब्रिस्तान, मैं कह रहा हूं बिना वक्फी के वक्फ ये समझ में नहीं आ रही है, बिना वक्फी के वक्फ कैसे? एक सेकंड, अजय साहब, नहीं, ये तरीका से इस्लामिक कंट्री, मैं भी बता रहा हूँ, जो हार्ड कोर इस्लामिक कंट्री है, ईरान ऐसी कंट्री, सऊदी अरेबिया, सीरिया जैसी, तुर्की जैसी, उनका वक्फ बोर्ड नहीं है। सारे 90 मुल्कों में, 90 मुल्कों के अंदर छोड़ करके सुन लीजिए, 90 मुल्कों के अंदर वक्फ बोर्ड बना दिया मुसलमानों ने, सिंगापुर ने वक्फ बोर्ड बना दिया। 42 यास्मीन जी भी कुछ कह रही हैं, यास्मीन जी, मौलाना साहब सुन लीजिएगा, यास्मीन जी को सुन लीजिए, मौलाना साहब आपको जवाब देना है। साहब से पूछ रहा हूँ, क्या ईरान इस्लामिक तो है ना? अरे मेरे भाइयों, वहाँ बोर्ड नहीं है तो क्या है, वक्फ तो है ना अपनी जगह। लंदन में एक मस्जिद है जो भोपाल की बेगम ने बनवाई है, बिल्कुल, और वो अभी तक वैसी की वैसी है, कोई तोड़ने नहीं गया अभी तक उसे। वो तो लंदन वालों का काम है। नहीं तो लंदन वाले की हुई है, हर चीज का एक जगह होती है। आप तो नहीं, मैं भी बोल रहा हूँ, फिर इतनी प्रिविलेज के बावजूद भी आपको लगता है कि गवर्नमेंट ये चीजें एक्वायर कर ले रही है। और मैं फिर से इसी बात, मौलाना साहब मुझे एक बात बताइए, मैं तो बोल रहा हूँ सर, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मुझे बता दीजिए। हमारे देश में, मैंने पूछा इनसे कि सबसे पहला क्या, इन्होंने कहा संविधान। अगर ये संविधान है तो संविधान में कहते हैं ना कि सर कानून सबसे ऊपर। आप मुझे बता दीजिए, इस प्रॉपर्टी पर अगर वक्फ अपना दिखाए कि भाई मेरा मालिकाना हक है, तो ये कहाँ प्रूव होगा? कोर्ट कर रहा है ना उसको। कौन से कोर्ट में सर, कौन से कोर्ट में? कमीशन है ना, वक्फ कमीशन, राइट। क्या आप हाई कोर्ट में या फिर दूसरे कोर्ट में ले जा सकते हैं? उसका मतलब मौलाना साहब, जिस फसली में क्यों नहीं जा सकते? जाते हैं लोग, ये धारणा ही गलत है। जिस नियमावली, धारणाएं नहीं बनी यास्मीन जी, जो नियमावली चल रही है उसी को मैं बता रहा हूँ, जो लॉज आप लोगों का कह रहा है। एक वक्त था मदीने में, एक वक्त था मदीने में, उसको लोगों ने खा लिया था, तो उसके बाद से कोई भी अरब में वक्फ नहीं बना है, समझे? आपको मालूम नहीं है ना? एक वक्फ खा लिया था। अरे आपको मालूम नहीं है ना? एक वक्फ खा लिया था, उसके बाद से नहीं है, तो नहीं है। कोई वक्फ नहीं बना। इतना बड़ा औकाफ है वहाँ, 800 रुपए का, सबसे दुनिया में सबसे बड़ा वक्फ जब होता है, सऊदी अरब में औकाफ है, आपको मालूम नहीं है। बिनते रसूल का वक्फ खा लिया था, उसके बाद से कोई प्रॉपर्टी वक्फ कह दिया, आपने कह दिया, मस्जिद में शामिल हो गया वो, रसूल की बेटी का माल। अरे मस्जिद में शामिल है, आपको ये नहीं मालूम है? मस्जिद नबी में शामिल है, रगड़ा यहाँ भी चल रहा है। आप मुतलक के मानने वाले हो। सुनिए मेरी बात, मानते नहीं हो, आपका मसलक अलग है। हमारा कोई मसलक है, हमारा ही तो मसलक है, तुम्हारा मसला ही नहीं है। क्यों नहीं? हमारा मसलक ठीक है। अलीमुद्दीन साहब आज आप ज्यादा नाराज हो रहे हैं। अलीमुद्दीन साहब ज्यादा नाराज हो रहे हैं, क्या जरूरत नाराज? हम तो बात कर रहे हैं ना, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, अब तो पार्लियामेंट, अब तो देखिए लोकसभा में बिल पास, राज्यसभा में जाएगा, तो अब आप गलत सही जो भी कह रहे हैं, हम समझ तो नहीं गलती का है। एक सवाल आपने मुझसे किया, मैंने आपसे प्रश्न, एक सेकंड, नहीं अजय जी बीच में, अलीमुद्दीन जी एक मिनट, हाँ मैंने जो प्रश्न पूछा था उसको डिसमिस हो गया। नहीं, मैं उसी प्रश्न पे आ रहा हूँ। एक सेकंड, अलीमुद्दीन जी देखिए, अलीमुद्दीन जी ठीक है, देखिए आप अभी समझाते रहिएगा ना, मैं कह तो रहा हूँ सर, आज समझाने का ही समय है। मैंने तो आपका जवाब मौलाना साहब, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए ना, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, मेरे प्रश्न का, कानून वाला जो मैंने कानून, हाँ, जिस फसली रेवेन्यू का रिकॉर्ड की एक फसली होती है, खता खतौनी खेवट की, उसमें मालिकाना हुकूक किसान के होते हैं, जो उस लैंड का मालिक होता है। उस लैंड का जो मालिक है उस फसली में, उसकी वो फरद होती है, खतौनी होती है, उसी के आधार के ऊपर बैनामा भी होता है, पावर ऑफ अटर्नी भी होती है। ये सारी चीजें उसी खतौनी के आधार के ऊपर होती हैं। अगर उस फसली में
उस लैंड का वक्फ करने वाला मालिक है और वक्फ बोर्ड में उसी लैंड के वाकिफाना हुकूक के साथ मालिकाना हुकूक सही हैं तो वो वक्फ सही है। और अगर मालिकाना हुकूक सही नहीं है और सैयद मोहम्मद इमाम देहलवी की ये दिल्ली है जो निज़ामुद्दीन अलैहिर्रहमा के हमारे ख़ानदान है, निज़ामुद्दीन साहब हम यूपी चले गए थे, समझे, जो हम सैयद हैं चले गए थे। अब हम तो कह नहीं रहे हैं कि पार्लियामेंट हमारा है, दिल्ली हमारी थी। अब अजीब बात है, आपका कहाँ से आ गया? आप 700 साल पहले कहा थे, हम तो 900 साल कहाँ हो, 1100 साल से आपका कोई शजरा ही नहीं, आपका कोई, आप झूठ बोलते हो, आपका चिजरा नहीं है, आपका महबूब इलाही। अरे भाई महबूब इलाही साहब से मिलेगा क्यों? शजरा महबूब इलाही से मिलता ही नहीं है, शजरा तो रसूल मकबूल से मिलता है, फातिमा से मिलता है, अली मुर्तजा से मिलता है, शजरा कहाँ मिलता है? हजरत अली से तो बाद में मिलता है, हजरत अली से चला रहा है। नाजिम साहब हम क्लेम, अच्छा ठीक है सर, आप भी दावा करें, लेकिन आज तो अरे इंद्रप्रस्थ हमारा है, हम क्लेम नहीं कर अच्छा रहे। सब कुछ हम सबका है, ठीक है, हो गया। आजा जी आप देखिए, नाजिम साहब की बात रह गई अधूरी, नाजिम साहब की बात अधूरी रह गई। अरे ठीक है सर, अब उसको नहीं, अजय साहब प्लीज, अजय साहब नहीं, अभी अब उस पर डाइवर्ट नहीं करेंगे। नाजिम साहब क्या हो गया सर, मतलब वक्त पे इतनी नाराजगी? अब ठीक है, हमारे देश में कानून पे तो व्यवस्था है ना, भरोसा है ना, सबसे ऊपर तो वही है। अगर एक जिला कलेक्टर इंटरवीन करे तो क्या परेशानी है सर? हाँ देखिए, अभी आप कह रहे हैं कि क्या परेशानी है। देखिए हम लोगों को क्या परेशानी हो सकती है? परेशानी तो उन लोगों को है जो अभी इंद्रप्रस्थ को अपना बता रहे हैं। हमने तो ये नहीं कहा कि भारत के जो हमारी अपनी मिल्कियत है, क्योंकि भारत तो सभी की मिल्कियत है, हमने ये नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इंद्रप्रस्थ की बात करी। अब इन्होंने पांडव, सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए भाई, आप लोगों के पेटों में दर्द होने लगते हैं जब सच्चाई सामने आती है। तो हम तो ये कहते हैं कि आप बोर्ड के अंदर दो गैर मुस्लिमों को एंट्री क्यों कराने चाहते हैं? भाई हमने तो कभी ट्रस्ट में ये नहीं कहा कि हमारे मुसलमानों को भी आप अध्यक्ष बनाए या प्रभारी बनाए, हमने तो किसी भी ट्रस्ट के अंदर नहीं कहा, लेकिन आप लोग जबरदस्ती वक्फ बोर्ड में एक हिंदू नहीं है सर काम करने वाला। मैं बोलना नहीं चाहता था ये बात, उसके अंदर आप बताओ उनको किस तरीके से वक्फ बोर्ड में, सुनिए सर, वक्फ बोर्ड की एक हिंदू नहीं है वक्फ बोर्ड में काम करने वाला। आपको मालूम नहीं है? अरे मेरे से महाराज, मेरे से वक्फ बोर्ड का मेरे से ज्यादा नहीं मालूम नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ एक हिंदू एम्प्लॉय नहीं है, 3 स्वीपर है, बस 3 स्वीपर है जो हिंदू रखे हुए हैं, बस एक आदमी, एक स्टैनो नहीं है हिंदू, तहसीलदार एक ऑफिसर नहीं है हिंदू। दिल्ली वक्फ बोर्ड में ये फुटबॉल खाना में बच्चों के घर के बारे में क्या बात कर रहे हो महाराज? मैं लिस्ट दे दूं? ठीक है नाजिम साहब, आपकी आवाज तो दब गई। 752 लोगों की। आपके एक सेकंड, अजय साहब अब ऐसे नहीं, अजय साहब ये डिबेट का तरीका है ना, थोड़ा सा क्या होता है कि शोर शराबे में आवाजें रह गई, बातें रह गई। नाजिम साहब आपकी बात जो आप कह रहे थे ना, वो बात अधूरी रह गई, लेकिन रिजवी साहब ने आपके बात से कुछ पॉइंट निकाला जो आपके लिए सुन लीजिएगा, पहले इनको सुन लीजिए, इस पे पॉइंट पे जवाब रिजवी साहब। लखनऊ के अंदर मैं देख रहा हूँ एक ट्रस्ट है जिसके अंदर बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, वहाँ का घंटाघर पिक्चर गैलरी आती है, हिस्टोरिकल है, उसका नाम है हुसैनाबाद एलाइड ट्रस्ट। ध्यान दीजिएगा, बहुत टेक्निकल बात है। वो वक्फ में नहीं आती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आती है ना वक्फ बोर्ड में आती है ना, उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो है डीएम और उसका जो सीईओ जो है वो बैठता है एडीएम। आप समझ रहे हैं, इतना सुचारू रूप से चल रहा है। अगर आप उस इलाके में चले जाइए, इतना डेवलप हुआ है, पैसा भी लगा है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी नजर रखता है, टूरिज्म भी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस ट्रस्ट को। लेकिन जहां शिया वक्फ बोर्ड का ट्रस्ट की बात आती है या सुन्नी वक्फ बोर्ड की ट्रस्ट की बात आती है, वहां पे हेरा फेरी चल रही दुनिया भर की। तो हमारा तो सबमिशन गवर्नमेंट से भी यही है, वो बार-बार कहता हूं कि आप वक्फ बोर्ड को खत्म करके कौन होगा कस्टोडियन बना दिए डीएम को प्रॉपर्टी का। एक मिनट सुनिए, मुझे खत्म करने दीजिए ना, क्योंकि जितने डिस्ट्रिक्ट, एक मिनट मेरी बात को खत्म कर लेने दीजिए। जितने एयरपोर्ट बने हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, छोटे छोटे हवाई पट्टियां बनी होती है, उसका इंचार्ज, उसका कस्टोडियन जो है वो डीएम होता है। तो वहां की कोई भी हिस्टोरिकल होगा ना, कोई हिस्टोरिकल जगह, रुकिए एक मिनट, हिस्टोरिकल जगह जैसे कि हुसैनाबाद ट्रस्ट बोर्ड के, हुसैनाबाद जो ट्रस्ट है वहाँ का एलाइट ट्रस्ट जिसको बोलते हैं, उसी पैटर्न के ऊपर सारे ट्रस्ट कर दिया है मुझे लगता है। मौलाना साहब कोई आप बताइए, कोई गलत तो नहीं? नहीं क्यों हो जाए भाई हो जाए, देखिए हमारी प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड तो खूब बेचा जा रहा है, दूसरे को वक्फ बोर्ड खूब बेचा जा रहा है, मैं आपसे बता रहा हूँ। हिंदू जो है गवर्नमेंट ऑफ, मेरी लाइन ये है कि कुरान की रोशनी में गरीबों का वक्फ से कोई फायदा नहीं हो रहा है, चैरिटी के लिए होता है, चैरिटी ये नहीं करते हैं, उसकी कमाई भी चैरिटी में जाएगी, ये है, उसे कहते हैं सदका जारिया। ये कुरान के अंदर है, सूरह बकरा के अंदर, कहिए मैं गलत कह रहा हूँ। नहीं, सदका जारिया जो करेंगे वो तो आप ही करेंगे ना, खा नहीं सकते, आप अपनी जेब में खर्च से करेंगे ना सदका जारिया।
आप अपनी जेब में खाद से करिए सदका सारिया। वक्त मैं मान रहे हैं अलीमुद्दीन बात कर रहा हूँ, वक्त प्रॉपर्टी की अलीमुद्दीन जी आप क्या ये मान रहे हैं कि वक्त की प्रॉपर्टी बेची गई है? अगर मिसयूज हो रहा है तो वो गलत है। अलीमुद्दीन जी अब मेरा सवाल सुनिए ना, अब गलत सही करने से क्या होगा सर? वो तो बिल पे बहस हो रही है, चर्चा हो रहा है। अब मुझे प्रश्न का उत्तर, आपको ये बात की जानकारी है या जानकारी हो कि आप अनभिज्ञ हैं कि वक्त की प्रॉपर्टी बेची गई? नहीं बेची गई, नहीं बिक सकती, नहीं बिक सकती। अगर बेची भी गई है तो गलत है। सुनिए, वो जाके रजिस्ट्रार पे क्या पे क्लेम हो सकता है और ना रजिस्ट्रार उसकी रजिस्ट्री कर सकता। तो कैसे हुआ? अभी उदाहरण है, अभी उदाहरण इन्होंने दिया। सुनिए, अभी उदाहरण इन्होंने दिया। केरला का दे रहा हूँ ना, अभी 400 मकानों तो पूरे गांव और मंदिर को क्लेम कर दिया वक्फ बोर्ड ने दक्षिण भारत में। केरला में केरला है ना, वहाँ यही तो हुआ है। एक विडो जो है अपना मकान जो वक्फ प्रॉपर्टी में बना हुआ था वो बेचने जा रही थी रजिस्ट्री करने, रजिस्ट्रार ने कहा आपने एक उदाहरण ले लिया, लेकिन ये विजय माल्या का नाम लेके कह रहे हैं विजय माल्या की शराब की फैक्ट्री यूबी ब्रेवरीज, वो देखिए पेपर कुछ दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? दिखाइए जब दुकानें बिकी हुई हैं, चलो मेरे साथ। ना नहीं बिक सकती, नहीं बिक चलो, सकती। मैं तो एड्रेस हो सकती है और ये बिक नहीं सकती, ये तो मान लिया, लेकिन बिक रही है। मौलाना साहब ये बिक रही है कि नहीं बिक रही है? ये क्या बात है? लीज हो सकती है, रुमाल लगा लिया, क्या बात हो सकती है, बिक नहीं सकती है। 90 साल की लीज कर दी, हो गया। लीज दिखा रहे हैं, ये लीज दिखा रहा है, ये बता रहा हूँ। ये बिकी हुई दिखा रहा है, पूरे इलाके की प्रॉपर्टी बिक रही है। मौलाना साहब, चलो मैं दुकान दिलवा देता हूँ वहीं पे। आप मेरे पास आखिरी के 1 मिनट 2 मिनट बचे हैं। मौलाना साहब एक नहीं सर, एक सेकंड आगे सामने आप नहीं सर, कोई 10 सेकंड नहीं। पूरे डिबेट में सर आपको ही मैं मौका दे दूं तो फिर दूसरे मानो सर जस्टिस नहीं होगा। प्लीज सर माफ कीजिएगा। मौलाना साहब बस मुझे फाइनल कमेंट दीजिए, दिक्कत कहाँ आ रही है? लोग परेशान जो हो रहे हैं और आप परेशान नहीं हो रहे हैं। देखिए मैटर जो है, बस मैं आखिर में मैं ही बोल रहा हूँ, मेरा हाँ, बस आप बोलिए, उसका रिजवी साहब को एक मौका दूंगा मैं। ऐसा है कि वक्फ बोर्ड की जितनी संपत्तियां हैं वो हमारे बाप की, ठीक है। मदरसे जितने हमारे हैं वो हमारे बाप के। उसके लिए हम ग्रांट भी लेंगे, सरकार से पैसे भी लेंगे, लेकिन वो सरकार के अधीन नहीं चलेंगे। हमें नहीं चाहिए गवर्नमेंट का। आप गलत कह रहे हैं, किसने दे दिया? कौन से मदरसे को ग्रांट दे दी? कौन से वक्फ बोर्ड को ग्रांट दे दी? आपको मालूम नहीं है? 560 मदरसों को 10,000। कौन से मदरसों को? 10,000। क्या हिंदी पढ़ाई जाती है? आप कहते क्यों नहीं है मकतब है वो? मदरसे हैं, मकतब नहीं है, आपके कुछ नहीं है, आपके कुछ नहीं है, आपको ये नहीं पता है, आपको मालूम नहीं है? पुराने वक्फखोर हैं आप, बिल्कुल पुराने वक्फखोर हैं आप, समझे? दारुल उलूम है क्या? चूचू का मुरब्बा दारुल उलूम को लिए फिरते हैं, समझे? नदवा लेता है सबसे बड़ा मदरसा, ग्रांट लेता है नदवा, जाके पूछिए नदवा लेता है, आजमगढ़ के लेते हैं। 560 मदरसों को 10,000 कुछ टीचरों को बेसिक की सैलरी मिलती है। झूठ बोलते हैं, इनके खिलाफ है सारे मदरसे, सारे वक्फ बिल के साथ सारे मदरसे खड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है यासीन जी, 560 मदरसे यासीन जी अभी सुप्रीम कोर्ट में जो मदरसों के हक में फैसला आया। यास्मीन जी, अच्छा सर अब देखिए, अब आखिरी एक बार सुन लीजिए, यास्मीन जी को भी सुन लीजिए, 20 सेकंड सुन लीजिए, ठीक है। मैं 20 सेकंड यास्मीन जी को, यास्मीन फारूकी जी को 20 सेकंड दे दीजिए, 20 सेकंड। मौलाना साहब, यास्मीन जी अब आगे क्या करेंगी? हुतियों के हक में बिठाया, ठीक है मौलाना साहब, बस ठीक है। अलीमुद्दीन जी महिला बोल रही है, एक बार सुन लीजिए, महिला बोल रही है, एक बार सुन लीजिए, महिला बोल रही है, सुन लीजिए। यास्मीन जी अब क्या करेंगी आगे? मैं एसडीपीआई की नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैं उसके बिहाफ पे ये बात कह रही हूँ कि हम अगर ये बिल पास हुआ तो एहतजाज करेंगे, सड़कों पे आएंगे, आते रहे हैं। हमारा संवैधानिक अधिकार है। जो चीज़ हमें गलत लग रही है वो गलत है, ठीक है। हमें देखिए संशोधन करने पे गलत नहीं है, नियत पे खराबी है। नहीं अब ये नियत कैसे आका, मैं ये नहीं समझ, संशोधन करने में गलत नहीं है, तो ये संशोधन ही तो और अमेंडमेंट ही। कर्नल साहब फाइनल कमेंट। कर्नल साहब 20 सेकंड, कर्नल साहब 20 सेकंड, फाइनल 20 सेकंड्स, फाइनल कंक्लूजन। ये सुन लिया ना एजिटेशन। एक सेकंड मौलाना साहब, फिर मैं यही कंक्लूड कर दूंगा, फिर मौलाना साहब फिर मैं यही खत्म कर दूंगा। 20 सेकंड में बताइए, अब सड़कों पर उतरने की फिर से बातें हो रही है, सीए के दौर में भी देखा। एक सेकंड अलीमुद्दीन जी प्लीज। मौलाना साहब तवज्जो, ठीक है मौलाना साहब, हो गया मौलाना साहब। 19.5 आप हमारे मसले में क्यों मुदाखलत करना चाहते हैं? आप ईरान के खिलाफ है, मैं ईरान के खिलाफ हूं। मैं क्यों होता ईरान के
खिलाफ एक मिनट मेरा आप कहिए ना। अरे कहाँ आप ईरान पे पहुंच गए, वक्त पे तो बोल लेते हैं अलीमुद्दीन जी। मेरा सुन तो लीजिए, मेरा एक सबमिशन है। सुन लीजिए तो बस एक सेकंड, मौलाना साहब समझे मरवा दिया। चलिए सर, फिर अब रहने दीजिए, फिर अब मेरे पास समय अब नहीं है। मैं चाहता था कि आपको कमेंट आ जाए, लेकिन मौलाना साहब लेकिन एक बात जरूर है, अब बहस चाहे जो भी हो, अजय साहब नहीं, अब बहस जो भी हो, लेकिन एक बात जरूर है, वक्त एक नई दिशा की तरफ जा रहा है, जिस पर आप देखिए एजिटेशन की बात भी आ चुकी है, लेकिन हम इंतजार करेंगे क्या होता है, कैसे होता है, ये सब देखेंगे। उनके पास मेजोरिटी है, उनके पास मेजोरिटी है, लोकसभा भी राज्यसभा में, थोड़ा इंतजार कीजिए, सरकार के पास है। उसके बाद आपने भी तो कह दिया पास हुआ तो सड़कों पर आएंगे, तो देखते फिर उसके बाद भी कानून है। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। यास्मीन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अभी के लिए इतना ही, आज अच्छे से।